हेलो गाइस, दिस इज मनीष विश्वकर्मा हियर एंड वेलकम टू एमवी गैरेज। दोस्तों, हमने कल लेक्चर 1 कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का ऑन टॉपिक सॉलिड स्टेट्स, जो कि चैप्टर 1 है। आज चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स की हम करेंगे क्लियर। टॉपिक नंबर 2 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट्स की जो मैटर होती है, मैटर के बारे में जाना था, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, एंड उसी के साथ मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उस स्टेट की हमने ब्रीफ में डिटेल्स जानी थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानी थी। एंड उसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड्स की क्लासिफिकेशंस को और फर्दर डिपेंड करते हुए और डीप में पढ़ेंगे सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन को। तो आज का हम पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम क्लियर करेंगे क्लासिफिकेशन सॉलिड्स। तो पहला टॉपिक हम क्लियर करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं बैक स्क्रीन पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इट्स जस्ट अ सिंपल ट्रिक जिसमें सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब सिंपली जाएंगे, बहुत जल्दी नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में देखे जाएगा तो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सॉलिड्स को। पहला टाइप होता है क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड दूसरा टाइप होता है एमॉर्फस सॉलिड्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इन दोनों में डिफरेंसेस और इन दोनों की फीचर्स क्या हैं हम पढ़ेंगे आगे। इसी के साथ हम देख सकते हैं फर्दर गाइस। अब हम देखेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड्स को एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो है हम दो ब्लॉक्स बना लेते हैं, एक है क्रिस्टलिन सॉलिड्स एंड दूसरा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर हम क्रिस्टलिन सॉलिड्स को ही फर्दर करते हुए पढ़ते हुए आगे जाएंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो एमॉर्फस एंड क्रिस्टलिन सॉलिड्स में क्या डिफरेंसेस एंड क्या सिमिलरिटीज़ हैं हम आज फॉलो करेंगे। देखिए, तो हम देखेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड्स में कि इनकी जो पार्टिकल्स, कांस्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं। आपको एक सवाल आएगा कि व्हाट इज़ अ कांस्टेंट पार्टिकल। बच्चों, फ्रेंड्स, क्रिस्टलिन सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स का मेन वर्क होता है। जैसे कांस्टेंट पार्टिकल्स वो होती हैं जैसे आपके जो क्रिस्टल लैटिस बनाती है, वो अब हम फर्दर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ क्रिस्टल लैटिस वो भी पढ़ेंगे हम। तो पहली बात तो इसमें ये हो जाता है कि व्हाट इज़ अ कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आपके आयॉन्स, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा व्हाट इज़ अ कांस्टेंट पार्टिकल्स, आयॉन्स, एटम्स या फिर कोई मॉलिक्यूल्स। इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। जो अब क्रिस्टलिन सॉलिड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होती हैं, हाँ, वो एक रेगुलर पैटर्न में एनिमेटेड होती है, मतलब अरेंज्ड होती हैं। आप देख सकते हैं एक एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये एक रेगुलर पैटर्न में, मतलब एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर 3D पैटर्न में अरेंज्ड होती है। तो इसीलिए इनमें इनका जो सॉलिड स्टेट है वो बहुत ही अच्छा होता है क्रिस्टलिन सॉलिड्स में। इसीलिए इनको क्रिस्टल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। आप देखेंगे सॉल्ट, उसका शेप कैसा रहता है। तो इनका पैटर्न, एक 3D पैटर्न जो होती है वो बहुत ही बेस्ट एंड पर्टिकुलर होती है। अब देखेंगे एमॉर्फस की तरफ। एमॉर्फस में आप देख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। आप एक पिक्चर देख पाएंगे यहाँ पे कि उनकी पार्टिकल्स जो होती हैं वो बहुत ही इरेगुलरली अरेंज होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पे। क्रिस्टलिन सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही लंबी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D एनिमेशन आपको दिख रहा होगा कि इनमें ये जो लॉन्ग ऑर्डर्ड में इन लोग अरेंज होते हैं, इनकी कोई सीमी नहीं होती कि इन लोग इतने तक रहेंगे। इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा सीमत होती है, जिससे इन लोग बहुत बड़े बड़े चेन्स बना सकते हैं और इन्हीं की तरह ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब हम देखेंगे एमॉर्फस की तरफ। एमॉर्फस में इनकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्योंकि इनके पार्टिकल्स पर्टिकुलर अरेंज नहीं होते हैं, तो इनमें ज़्यादा दूर तक बनने की क्षमता नहीं होती। आप इस बात को नोट कर ले। सेकेंड पॉइंट हो चुकी है। अब थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्रिस्टलिन सॉलिड्स की थर्ड पॉइंट क्या हो जाती है। सपोज आप एक क्रिस्टलिन सॉलिड को लेते हैं, उनकी जो 3D पैटर्न है, आप उसके वजह से सपोज आप किसी पर्टिकुलर शार्प नाइफ से उसे अगर कट करें, देख सकते हैं अगर आप शार्प नाइफ से उसे कट करें तो वे कट करने के बाद में एग्जैक्टली उसी स्मूथ सरफेस, मतलब जैसा का पार्ट था उसमें से बस वो एग्जैक्ट पार्ट निकल के एग्जैक्ट बाकी पार्ट एग्जैक्टली वही रह जाएगा। लेकिन एमॉर्फस के केस में वैसा नहीं होता। एमॉर्फस के केस में क्या होता है, एमॉर्फस में इन्हें अगर कट करें आप शार्प नाइफ से तो इनके इरेगुलर शेप, इरेगुलर सरफेस, मतलब कोई रफ सरफेस या फिर कोई अगड़ा बगड़ा, मतलब आप देख सकते हैं पिक्चर में। एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने में मुझे वहाँ दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ सकते हैं। तो आपका इन थर्ड पॉइंट से आ गया व्हेन क्रिस्टलिन सॉलिड्स में व्हेन कटिंग विद अ शार्प नाइफ, व्हेन वी इफ वी कट विद अ शार्प नाइफ अ क्रिस्टलिन सॉलिड, द एजेस इज ऑब्टेन्ड इन स्मूथ सरफेस। इनके जो एजेस होते हैं वो एग्जैक्टली स्मूथ सरफेस में आपको ऑब्टेन होंगे। एंड अमॉर्फस में अगर आप कट करेंगे तो इनकी हो गई जाएगी इरेगुलर सरफेसेस में आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ये थर्ड पॉइंट हो गई अमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड्स में। अब क्रिस्टलिन सॉलिड्स की फोर्थ पॉइंट और अमॉर्फस सॉलिड्स की फोर्थ पॉइंट देखेंगे। इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्रिस्टलिन सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, जिससे ये एग्जैक्टली बहुत जल्दी इन लोग मेल्ट हो सकते हैं। और अगर देखें अमॉर्फस सॉलिड्स में,
इनमें एक रेंज होती है, पर्टिकुलर रेंज में ही ये मेल्ट होती हैं। तो इसमें द रेंज ऑफ मेल्टिंग इज एग्जैक्टली 100 सेल्सियस से ऊपर तक कहीं भी हो सकती है। तो ये हो जाता है इनमें हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है मेल्टिंग पे डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा हमने उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की 3D अरेंजमेंट्स, उनके लॉन्ग ऑर्डर एंड शॉर्ट ऑर्डर्स, एंड उसके कटिंग शार्प में कैसा सरफेस आता है, सॉफ्ट स्मूथ सरफेस एंड रेगुलर सरफेसेस, और इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गई। और फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होती हैं वो एनिसोट्रॉफिक इन नेचर, वे जो होती है वो एनिसोट्रॉफिक इन नेचर होती है, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं आइसोट्रॉफिक। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, नया टर्म आ गया हमारे पास। एक्चुअली में इन दोनों को अगर आप डिफाइन करें तो एनिसोट्रॉफिक जो होती है उनका मतलब ये होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एग्जैक्टली जैसे आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, ये सभी ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ये डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपको ये समझ में आ रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन्हें एनिसोट्रॉफिक नेचर, मतलब इन्हें एनिसोट्रॉफिक बोला जाता है। और जो आइसोट्रॉफिक होती है उनमें क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई, इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हर जगह सेम होती है, सारे डायरेक्शन में सेम होती हैं। आप एक पिक्चर एनिमेशन में भी देख सकते हैं, सारी जगह सेम होती है। और इसे हम थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। इन अमॉर्फस सॉलिड्स थर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। उसी के साथ हम 6वें पॉइंट पे पढ़ेंगे बच्चों, फ्रेंड्स एंड गाइस। सबको मैं आपके एज का ही हूँ, सो सॉरी, बट अब हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है, उनकी डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक, इस वर्ड के लिए को मैं बहुत मार्क हो चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। अब बच्चों आपको ये पॉइंट आएगा कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मैं उनके लिए बता देता हूँ। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाओ, लाइट हो गए। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, सपोज सॉलिड, कोई भी मैटर सॉलिड में है एंड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड, डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसे कहा जाता है हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जो इनमें हीट ऑफ फ्यूजन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो एग्जैक्टली डिफिनेट और एकदम पर्टिकुलर होती है। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स में होती है उनमें डिफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। हीट ऑफ फ्यूजन इनमें पर्टिकुलर नहीं हो, मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट में हो गया ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी में भी पॉइंट में हीट ऑफ फ्यूजन कर देते हैं, मतलब सॉलिड्स डायरेक्ट लिक्विड किसी भी पॉइंट में हो सकती है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक पर्टिकुलर पॉइंट में होती हैं। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है, ताकि एक किसी भी पॉइंट में गलते नहीं है ना, तो इसीलिए इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है। और उसी के साथ अगर हम देखें अमॉर्फस सॉलिड्स को, इनको सूडो सॉलिड्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सूडो सॉलिड्स। किस लिए कहा जाता है हम आगे पढ़ेंगे। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देख सकते हैं, एक ग्लास का पिक्चर है, आपको दिख रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन नीट एनसीईआरटी में भी बहुत बार आ चुके हैं एंड जेईई में भी बहुत बार आ चुके हैं। तो आप देखें, अगर ये जो ग्लास का है, ये ग्लास आप लगा लिए अपने घर पे, ठीक है, कुछ सालों, मतलब कुछ सालों नहीं बोलूँगा, बहुत सालों, कम से कम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये ग्लास क्या होती है, इसकी अब बैक साइड अगर आप लेटरली देखें तो इसमें जो इस साइड की पार्ट है वो ऊपर से नॉर्मल जब आप लेंगे तो ग्लास जब फिट करते हैं आपका ग्लास वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद उसमें वो इसलिए फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि सूडो सॉलिड भी नहीं, आपको इसको ना सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो वाटर कंटेंट ही होती है। तो इसमें क्या होता है, ग्लास धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर वो जो फ्लूइड होती है फ्लो करती है, और ये ऊपर में थिन और बॉटम में थिक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। इसीलिए इन्हें अमॉर्फस सॉलिड, ये भी इसीलिए ग्लास भी अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आती है, इसीलिए इस ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। तो इसी के साथ हम यहाँ तक क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के सारे पॉइंट्स को गैदर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आगे पढ़ते हुए जाएंगे। अमॉर्फस सॉलिड्स का कंटेंट यहीं तक था, एनसीईआरटी के बेस में, जेईई के बेस में, नीट के बेस में आपको यहीं तक मिलेगा अमॉर्फस सॉलिड्स, आपको इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको हम आगे पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को और क्लासीफाई करके और डीपली पढ़े जाएंगे, अगले क्लास में हम देखते हैं। तब तक का बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उसी के साथ फिर से आइएगा हमारे एमवी गैरेज पे।